नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में बात कर ली थी। अब ग्लूकोज में वलय आकार का निर्धारण, जो चक्रीय संरचना है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग है। तो अब उसके फेवर में एविडेंसेस हमको चाहिए, तो वलय आकार का निर्धारण करने की कुछ विधियां हैं। तो ग्लूकोज में वलय आकार का निर्धारण करने हेतु एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हम कैरी आउट करते हैं और उनके जो फाइनल रिजल्ट है उसके आधार पर हम कहते हैं कि ग्लूकोज की जो वलय है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसमें पहला क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है मेथनॉल तथा HCl की उपस्थिति में ग्लूकोसाइड का निर्माण। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, रिएक्शन के अंदर देखिए कि इसके अंदर आपने क्या किया, आप OH जो ग्लूकोज के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको आप मान के चल रहे हैं, इट इज 6 मेंबर्ड रिंग, और आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन मिथेनॉल और HCl के साथ में करवाई। तो उस कंडीशन के अंदर ग्लूकोसाइड का अल्फा डी ग्लूकोसाइड बना। उसके लिए क्या हुआ, फर्स्ट जो OH ग्रुप है वो OCH3 के द्वारा रिप्लेस हो गया। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ग्लूकोसाइड। तो सबसे पहले स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है, क्षार की उपस्थिति में मैथिल सल्फेट से क्रिया कर टेट्रा मैथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण करना। तो अब क्या हुआ, आपने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैथिल सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया करवाई तो फर्स्ट कार्बन जो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मिथॉक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हुआ था, अब सारे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे और हमको मिलेगा टेट्रा मैथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। टेट्रा मैथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। व्हाट अबाउट थर्ड स्टेप, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा टेट्रा मैथिल ग्लूकोज का निर्माण। आपने वापस हाइड्रोलिसिस किया और हाइड्रोलिसिस किया तो जो फर्स्ट OCH3 था वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, OH के अंदर हाइड्रोक्सिल। बाकी सभी जगह पे, चारों जगह पर मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कारण से टेट्रा मैथिल अल्फा डी ग्लूकोज। इसके साथ ही अगला स्टेप है रिंग का खुलना। रिंग रीओपन होती है, जैसे ही OH ग्रुप यहाँ पे आ जाता है और सभी जगह पे OCH3 ग्रुप रहते हैं, रिंग ओपन होती है और रिंग ओपन होने के बाद में आपको एक मध्यवर्ती कीटो एसिड, एक कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको प्राप्त होता है। और ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा मध्यवर्ती कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगला जो आपका है HNO3 के प्रेजेंस में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो किसके अंदर, इंटरमीडिएट कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट कीटो एसिड बन रहा है, मध्यवर्ती कीटो अम्ल बन रहा है HNO3 की उपस्थिति में, इसमें अब बंध विखंडन होता है और बंध विखंडन के द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे कि बंध विखंडन द्वारा ट्राईमेथिल ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण होता है, डाईमेथिल सक्सनिक अम्ल तथा मेथॉक्सी अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अब आपको जो कंपाउंड मिल रहे हैं इसके आधार पर आप कहते हैं कि ये एक तो आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे दर्शाया गया है, क्या मिल रहा है, ट्राईमेथिल ग्लूटेरिक अम्ल। ट्राईमेथिल ग्लूटेरिक अम्ल के अलावा आपको डाईमेथिल सक्सेनिक एसिड मिल रहा है और मिथॉक्सी एसिटिक एसिड प्राप्त हो रहा है। अब ये जो अभिक्रियाओं के क्रम द्वारा ट्राईमेथिल ग्लूटेरिक अम्ल, डाईमेथिल सक्सेनिक अम्ल तथा मिथॉक्सी एसिटिक अम्ल का निर्माण ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड पायरनोज संरचना की पुष्टि करता है। अगला, ग्लूकोज में वलय आकार का निर्धारण जो है हुड्सन विधि के द्वारा किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें पता है, हम प्रीवियस रिएक्शन के बारे में देखते हैं जो कि हमने पहले सेकंड ईयर के अंदर पढ़ी है। ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में, या टेट्रा एसीटेट लेड एसीटेट की प्रेजेंस में उपस्थिति में कराने पर 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है और जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोशिएशन और जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं।
अब जैसे ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ये मेथड हमने पहले पढ़ रखे हैं। ग्लिसरॉल का जब आप ऑक्सीकरण करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल के अंदर दो तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है, जबकि मिडल वाला जो है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड में, कार्बन कार्बन बॉन्ड एसोसिएशन होगा। और जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक अणु आपको फॉर्मिक अम्ल का मिलेगा, दो अणु जो है फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होंगे। अब अभिक्रिया के दौरान आपको एक मतलब जो इस अभिक्रिया ऑक्सीकरण में पर आयोडिक अम्ल जो है उसके दो अणु प्रयुक्त होते हैं। अब उपरोक्त दो अभिक्रियाओं से द्वारा निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। जो निष्कर्ष हम रिएक्शन देख रहे हैं, प्रत्येक निकटवर्ती अल्कोहलिक समूहों के युग्मों द्वारा एक पर आयोडिक अम्ल का अणु प्रयुक्त होता है। प्राथमिक अल्कोहलिक समूह के ऊपर तथा नीचे, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह के ऊपर तथा नीचे अल्कोहलिक समूह होने पर वह फॉर्मेल्डिहाइड के अणु में ऑक्सीकृत हो जाता है। द्वितीयक अल्कोहलिक समूह के दोनों ओर अल्कोहलिक समूह जुड़े होने पर वह फॉर्मिक अम्ल के अणु में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं। अब उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर हुडसन ने ग्लूकोज की विभिन्न चक्रीय संरचनाओं में प्रयुक्त कर आयोडिक अम्ल की संरचना तथा बनने वाले उत्पादों, आयोडिक अम्ल की संख्या तथा बनने वाले उत्पादों का अनुमान लगाया। जैसे कि आपका 6 मेंबर्ड रिंग है और पर आयोडिक एसिड के अंदर अगर 6 मेंबर्ड रिंग होगी तो इसमें देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो अब जब बॉन्ड एसोसिएट होगा तो उस कंडीशन के अंदर 3 मॉलिक्यूल जो है वो पर आयोडिक एसिड के काम में आएंगे और 2 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल आपको 5 प्राप्त होंगे। लेकिन यदि वलय आपको क्या मिल रही है, आपको वलय मिल रही है 5 मेंबर्ड रिंग यदि होती तो पर आयोडिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते और आपको क्या प्राप्त होता, आपको प्राप्त होता एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एसिटिक फॉर्मिक एसिड। ग्लूकोज के 5 सदस्य वलय होने पर 3 पर आयोडिक अम्ल अणु प्रयुक्त होने चाहिए तथा एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड व एक अणु फॉर्मिक अम्ल का प्राप्त होना चाहिए, परंतु वास्तविकता में पर आयोडिक अम्ल के 3 अणु प्रयुक्त होने पर फॉर्मिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड का एक भी अणु प्राप्त नहीं होता। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये जो है वो क्या है, एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग ग्लूकोज की प्रेजेंट होती है। फ्रक्टोज की वलय संरचना के बारे में हम बात करते हैं। फ्रक्टोज की एक कीटोहेक्सोज है जिसके अंदर 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। इसमें प्रथम कार्बन और जो लास्ट कार्बन है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होते हैं और जो सेकंड नंबर का कार्बन है वो कीटोनिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो वैसा ही रहता है जैसा कि ग्लूकोज के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 किरैल कार्बन जो है वो उपस्थित होते हैं और अल्फ़ा डी फ्रक्टोज की बात हम डी फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोहेक्सोज है, यानी कि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोनाइल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज में अंतराण्विक नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप आप जानते हैं कि चक्रीय संरचना प्राप्त होती है, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर भी होता है। तो इसमें एक हम देख सकते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो प्राप्त होती है, जिसे अब हम जानते हैं कि जब भी कार्बोनाइल कार्बन जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है या किरैल कार्बन के अंदर कन्वर्ट होता है, उस स्थिति में 2 समावयवियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पहला समावयवी जो है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड के अंदर है वो अल्फा डी फ्रक्टोज और जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बीटा डी फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। तो इस अंतराण्विक क्रिया के दौरान कार्बोनिल कार्बन किरैल कार्बन में परिवर्तित होता है, 2 समावयवी प्राप्त होते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के एनोमर हैं। फ्रक्टोज की आवर्त संरचना, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना 5 मेंबर्ड होती है। फ्रक्टोज की 5 सदस्य वलय में कार्बन तथा एक ऑक्सीजन उपस्थित, 4 तो कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन उपस्थित होता है, या फ्यूरेन की समान संरचना है। इसका अंश, इसका स्ट्रक्चर जो है वो
फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ये कहलाता है। तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर बताए गए हैं कहाँ पर, और हाइड्रोक्सिल समूह का जो ओरिएंटेशन हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब राइट हैंड साइड के अंदर जितने भी ग्रुप होते हैं उसको वलय के नीचे की तरफ लिखा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितने भी ग्रुप होते हैं उसको वलय के ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों ही अल्फा डी फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना और बीटा डी फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना जो है वो बनाई गई है, और इन दोनों संरचनाओं में जो आगे के 3 बॉन्ड हैं उनको डार्क किया गया है, जो कि दर्शाते हैं कि दृष्टा की ओर है। तो दृष्टा की ओर जो उपस्थित बंध है उनको गहरी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो संरचना है वो हार्वर्ड संरचना कहलाती है, किसकी? फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कार्बोहाइड्रेट परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की घटना दर्शाते हैं। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन 112 डिग्री होता है, समय के साथ यह विशिष्ट घूर्णन परिवर्तित होता है तो 52 डिग्री के ऊपर स्थिर हो जाता है। इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज का ताज़ा विलयन जो होता है वो 19 डिग्री का विशिष्ट घूर्णन दर्शाता है। समय के साथ बढ़कर यह 52 डिग्री के ऊपर स्थिर हो जाता है। समय के साथ विशिष्ट घूर्णन के मान में परिवर्तन होने की जो घटना है उसे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन के नाम से जाना जाता है। म्यूटा रोटेशन को दर्शाया गया है कि यहाँ पे अल्फा डी क्यों होता है, वाई 112 डिग्री का जो ऑप्टिकल रोटेशन है, विशिष्ट घूर्णन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 52 डिग्री पे स्थिर हो जाता है। उसी तरह से 19 डिग्री का जो स्पेसिफिक रोटेशन बीटा डी फ्रक्टोज दर्शाता है वो धीरे धीरे बढ़कर समय के साथ में कितना हो जाता है? 52 डिग्री के ऊपर स्थिर हो जाता है। तो क्यों स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ रहा है और 52 डिग्री के ऊपर ही आकर स्थिर क्यों हो जा रहा है, तो उसको हम मैकेनिज्म यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन 112 होता है डिग्री का। जेली विलयन में अल्फा डी ग्लूकोज का CO बंध विखंडित होता है, जिसके फलस्वरूप विवृत श्रृंखला संरचना प्राप्त होती है। ओपन चेन हिस्ट्री यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे पहले जो वाटर है वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि दूसरी ओर जो ऑक्सीजन है वो वाटर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन होता है, और कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन के द्वारा ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर प्राप्त होते ही क्या होता है, फ्री रोटेशन शुरू हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप का। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन नीचे की थ्रू और है वो अब कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है 1 डिग्री रोटेशन के थ्रू। अब वापस कार्बोनाइल कार्बन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और जो ऑक्सीजन जिसने हाइड्रोजन को ग्रहण किया था वो वापस उसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप को देता है, जिससे आपको बीटा डी ग्लूकोज जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से म्यूटा रोटेशन जो है उसको दर्शाया जा सकता है। ऊपर भी दर्शाया गया है, नीचे के मैकेनिज्म को भी आप देख लीजिए कि सबसे पहले स्ट्रक्चर जो दिया गया है अल्फा डी ग्लूकोज का दिया गया है। इसने क्या किया, 1 वाट ऑक्सीजन जो है, जो पायरनोज रिंग की जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रही है, वो जल से आपने क्या किया है, जेली विलयन बनाया है, वो जल से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रही है ऑक्सीजन। और दूसरी तरफ जो फर्स्ट कायरल कार्बन है जो कि जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है नीचे की ओर अपन कहते हैं राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करता है, जल को हाइड्रोजन देता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और ऊपर वाला जो वाटर है वो हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए OH नेगेटिव दर्शाया गया और H3O पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में दर्शाया गया। नीचे की तरफ हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ऊपर की ओर दर्शाया गया है। अब जैसे ही बॉन्ड डिसोशिएट हुआ, रिंग ओपन हुई, 180 डिग्री का रोटेशन हुआ, उसके बाद में वापस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और हाइड्रोनियम आयन के द्वारा वापस जो है कार्बोनाइल ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दिया गया, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। ओरिएंटेशन चेंज हो गया फर्स्ट कार्बन का, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन चेंज होने से ही एक एनोमर जो है वो दूसरे एनोमर में कन्वर्ट हो गया और स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो गया। अब स्पेसिफिक रोटेशन का 52 डिग्री के ऊपर ही फिक्स होना क्या है, क्योंकि
अब यहाँ पे साम्य मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा और बीटा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा। इस कारण से आपको जो है 52 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन प्राप्त होता है। इसमें केवल अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है, केवल बीटा डी ग्लूकोज नहीं है, यहाँ पे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का साम्य मिश्रण उपस्थित होता है। इस कारण से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे की क्लास हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।